प्रिय मित्रजन, गांव, कस्बों और शहरों में रह रहे भाइयों और बहनों, आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। हर दिन सुबह ठीक 8 बजे सागर सैनिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित 8 AM न्यूज बुलेटिन आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करें अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर सागर सैनिक को। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है 8 AM न्यूज बुलेटिन की ताजा तरीन खबरें। कटनी ब्रेकिंग। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कटनी झिझरी स्थित दद्दा धाम पहुंचकर देश के जाने माने गृहस्थ संत पूज्य देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी को श्रद्धांजलि दी। गृहस्थ संत पूज्य देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का 17 मई को देवलोक गमन हो गया है। इस मौके पर सांसद BD शर्मा, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, सुहास भगत, विधायक संजय पाठक, संदीप जायसवाल, प्रणय प्रभात पांडेय भी उपस्थित रहे। सागर जिला संभाग मध्य प्रदेश और देश की खबरें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। बांदरी कस्बे में थाना के पास गैस सिलेंडर से भड़की आग, 3 टिप्परें खाक। चाय के टिप्परे में गैस सिलेंडर के फटने से लगी आग, आसपास रखे 2 और टिप्परे आए आग की चपेट में। लॉकडाउन होने के बावजूद भी चाय नाश्ते की दुकानें खुलना बड़ी बात, प्रशासन की लापरवाही का नतीजा। हादसे में कोई व्यक्ति हताहत नहीं। बांदरी थाना के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने की घटना। मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों का टोटा है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद करना कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की पूर्ति हो जाएगी, यह उम्मीद करना बहुत दूर की बात है। जबकि गांव में बीमार हुए व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा आसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही है। सरकारी डॉक्टरों की इस कमी के कारण ही गाँव, कस्बों से लेकर तहसील और जिला मुख्यालय तक झोला छाप डॉक्टर उगाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक ने खुरई क्षेत्र में इन कुकर मुत्तों की पड़ताल की है। क्या नाम है आपको? बाटल लगी है? इंजेक्शन भी लगा? क्या तकलीफ थी? कहाँ से हो आप? क्या तकलीफ थी? बाटल चढ़ी है? इंजेक्शन भी लगा? इंजेक्शन लगा है? खुरई में फैला है झोलाछाप डॉक्टरों का जाल। नगर पालिका के सामने अनेकों झोलाछाप डॉक्टर चला रहे क्लिनिक और दवाखाने कोरोना काल में मरीजों की जिंदगी लगा रहे हैं। दांव परे धनौरा गांव में एक नौसिखिए डॉक्टर ने ले ली थी वृद्धा की जान, नहीं हुई आज तक प्राथमिकी दर्ज। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से आज कोई भी देश लगभग अछूता नहीं है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो हजारों इसकी चपेट में आकर काल कवलित हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं खुरई में फैले झोलाछाप डॉक्टरों की। नगर में जगह जगह इनकी क्लिनिकों और दवाखानों का जाल फैला है। न इनके पास वो डिग्री है जिसके तहत मरीजों को बाटल और इंजेक्शन लगा सके, फिर भी खुल्लम खुल्ला नियम विरुद्ध वो सब कुछ कर रहे हैं जिसकी इन्हें पात्रता नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि क्लिनिक और दवाखानों में आने वाले मरीजों की थर्मल स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था भी नहीं है। धन अर्जित करने की फेर में यह भी तय नहीं कर पाते हैं कि उक्त मरीज में जो लक्षण नजर आ रहे हैं उसका इलाज हम किस दवा से करें। नौसिखिया होने की वजह से इनके पास केवल एक ही रास्ता रहता है, वह है बाटल और डेकाडान इंजेक्शन। इससे मरीज को जल्द आराम मिल जाता है और फिर वो प्रचारित करने लगता है कि झोलाछाप डॉक्टर के इलाज में दम है। कांग्रेस के कार्यकाल में सागर से आई टीम ने की थी छापामार कार्रवाई, परंतु नेताजी के दखल से बच गए थे झोलाछाप डॉक्टर। सागर से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खुरई आकर झोलाछाप डॉक्टरों की दवाखानों और क्लिनिकों पर छापामार कार्रवाई करते हुए इनके होश उड़ा दिए थे। कार्यवाही में कई खामियों के साथ मरीजों को दवा देने की डिग्रियां नहीं दिखा सके थे झोलाछाप डॉक्टर। इस कार्यवाही की वजह से कई झोलाछाप डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक और दवाखानों में ताला डालकर चुप्पी साध ली थी। यहां तक कि पुराने जनपद कार्यालय के पास नियम विरुद्ध चल रहे अस्पताल को तालाबंदी के साथ सीलबंद की कार्यवाही की थी। जब झोलाछाप डॉक्टरों ने देखा कि दवाखानों और क्लिनिकों को खोलना मुश्किल हो रहा है तो यह कांग्रेस के नेता की शरण में पहुंच गए। चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और सागर की स्वास्थ्य विभाग की टीम आका के आदेश को मानने को बाध्य थी, फिर क्या उस दिन से लेकर आज तक जो डॉक्टर बेहिचक मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। रिडी धनौरा गांव में एक डॉक्टर ले चुका है एक वृद्धा की जाने। कांग्रेस के ही 15 माह के कार्यकाल में एक नौसिखिया डॉक्टर ने अपने इलाज से धनौरा गांव की 65 वर्षीय वृद्धा की जान ले ली थी। ये मामले में शिकायत का दौर चला। लांच मेडिकल अधिकारी शेखर श्रीवास्तव ने पत्र लिखकर उक्त फर्जी डॉक्टर पर FIR के लिए लिखा था, लेकिन तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने मौत की नींद सुलाने वाले डॉक्टर पर मामला दर्ज नहीं किया था और न आज तक हुआ है। यही वजह रही कि झोलाछाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद होते गए और इनकी अकूत संपदा में इजाफा होता गया। आज नौसिखिए डॉक्टर प्रतिदिन 5 से 10 हजार रुपया बटोर रहे हैं और प्रतिदिन मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। साहब देखा जा रहा है कि
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है। इस महामारी में खुरई में झूला छाप डॉक्टर अपने तरीके से उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं जिनकी उन्हें दवाई लिखने या इंजेक्शन या वाटर चढ़ाने की पात्रता नहीं है। इसमें आपका क्या कहना है? ये मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ डॉक्टर्स जो नियम विरुद्ध अपनी क्लिनिक चला रहे हैं उनकी जानकारी बनाकर वरिष्ठ कार्यालय भेज दी गई है। कुछ समय पहले जो फर्जी डॉक्टर्स थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। कुछ लोग ऐसे थे जो कि ताला बंद करके अपने क्लिनिक से भाग खड़े हुए थे। तो जैसे ही इस संबंध में हमें पूर्ण जानकारी मिल पाएगी और वरिष्ठ कार्यालय से आदेश दिया जाएगा तो इनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। देखने में आ रहा कि पठार में एक बहुत बड़ा हब बना हुआ है, दवाखाना डिस्पेंसरी जिनके द्वारा मरीजों को इंजेक्शन बॉटल चढ़ाए जा रहे हैं। क्या उनके पास ऐसी डिग्री है? उनकी डिग्री की जांच अभी नहीं की गई है। उनकी डिग्री बुलाकर उनकी जांच की जाएगी। अच्छा, एक पुरानी जनपद के पास प्रिंस पटेल नाम का अस्पताल वर्षों से चला रहा है जिसके पास किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इनके विरुद्ध पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, तो इनके द्वारा इनको अपने ही पद्धति में दवा करने की अनुमति वरिष्ठ कार्यालय से प्रदान की गई थी। अगर ये अभी भी नियम विरुद्ध अपने क्लिनिक चला रहे हैं तो पूर्णतः फिर से कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास उसकी दवाखाने की साख है जिसमें वो मरीजों को इंजेक्शन लग रहा है, बॉटल चढ़ रही है, उसकी जांच कराई जाएगी। पूर्व में धनौरा गांव में एक झूला छाप डॉक्टर की इलाज की वजह से एक वृद्धा की मौत हो गई थी। उसमें सर क्या हुआ? वो चूँकि वो उसकी कहीं क्लिनिक नहीं है, वो अपने 2 पहिया वाहन से गांव-गांव जाकर इलाज करता है। उसको ढूंढा गया तो वो हम लोगों को नहीं मिल पाया। इस संबंध में पुलिस थाने में हम लोगों ने पत्र लिखा है। कार्रवाई वहीं से की जाएगी। जैसा कि ज्ञात हो रहा है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, उसमें क्या आपने द्वारा पत्र लिखा? हाँ, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के चलते यात्री बसों का संचालन पूरी तरह से बंद है, जिस कारण बस ऑपरेटरों की आर्थिक कमर टूट गई है। ऊपर परिवहन विभाग बसों के संचालन बंद रहने की अवधि का पूरा टैक्स ऑपरेटरों से मांग रही है। साथ ही धौंस यह भी कि अगर पिछला टैक्स नहीं भरा तो ऑपरेटर को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। इस टकराहट में बसों का संचालन शीघ्र किए जाने की उम्मीद नहीं है। पूरे मसले पर प्रस्तुत है वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र दुबे की रिपोर्ट। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश की सभी 35,000 यात्री बसों का संचालन 1 जून से आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। पता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते बस सेवाएं बंद हैं। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा एवं महामंत्री सुशील अरोड़ा ने कहा कि भारत में कोरोना के प्रकोप पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इस कारण सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर बसों का संचालन ग्रीन जोन और येलो जोन में भी नहीं हो पाएगा। इसलिए यात्रियों की सुरक्षा एवं हमारे स्टाफ की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बसों का संचालन बंद रखेंगे। ओम साई राम ट्रेवल्स के संचालक अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश में 3 माह अप्रैल, मई और जून से बंद बसों एवं अन्य गाड़ियों का टैक्स माफ नहीं कर रही है। अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि इस संबंध में मध्य प्रदेश के 54 जिला यूनियनों ने अपने अपने स्तर पर प्रशासन को ज्ञापन देकर टैक्स में छूट की मांग की है, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार मौन बैठी है। उन्होंने बताया कि मोटर मालिकों की प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार जब तक सरकार बसों का टैक्स माफ नहीं करेगी, बस वाले अपना संचालन पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। अमरदीप ट्रेवल्स के संचालक अमित दुबे राम जी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते बसें बंद हैं, इसलिए परिवहन ऑफिस में टैक्स जमा नहीं किया गया, जिसके चलते परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटरों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। अमित दुबे राम जी ने कहा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यही है कि यात्रियों को पास नहीं बैठाया जावे। जाहिर है कि बस में निर्धारित सीटों से आधी सवारियां ही बैठ पाएंगी और ऐसी स्थिति में बस पर लगने वाला टैक्स भी आधा होना चाहिए। 52 सीटर बस में अगर 20 सवारी ले जाएंगी तो बस ऑपरेटर को क्या बचेगा? अमित दुबे ने बताया कि इस मांग पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पा रही। पिछले 2 माह से बसें बंद है, ऑपरेटरों को राहत देने के नाम पर कोई बात नहीं हो रही, स्टाफ का पैसा तो लग ही रहा है। अमित दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश की प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने मांग रखी है कि लॉकडाउन अवधि में संचालन बंद सभी बसों का टैक्स शून्य किया जावे। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद बसों के संचालन की नीति शासन स्पष्ट करे। सोशल डिस्टेंस नीति में बसों के संचालन पर प्रदेश स्तर पर मोटर मालिकों से चर्चा की जावे। 3 माह से बसों संचालन बंद रहने की अवधि में बेरोजगार कर्मचारियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जावे और मध्य प्रदेश के सभी बस स्टैंड का कोविड-19 के तहत सुधार किया जावे।
कक्षा 12वीं की शेष परीक्षा के संबंध में एमपी बोर्ड की तैयारियों के बीच परीक्षार्थी बच्चों और उनके माता पिता का मन टटोलते हुए सागर के युवा पत्रकार अतुल मिश्रा बता रहे हैं कि अगले माह होने जा रही कक्षा 12वीं के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा को लेकर बच्चों के माता पिता चिंता में हैं और परीक्षा देने जा रहे बच्चों में भय तथा तनाव देखा जा रहा है। इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए एमपी बोर्ड द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को देखकर लग रहा है कि जैसे बच्चों को सीमा पर युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा हो। एमपी बोर्ड के यह इंतजाम बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए हैं, मगर परीक्षा कराने वाला जमीनी अमला क्या उतना सजग है? बच्चों के कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्थगित हुई एमपी बोर्ड की 12वीं की बची परीक्षाएं 9 जून से शुरू हो रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बच्चा बीमार नहीं है, तभी वे परीक्षा केंद्र पर भेजेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को बुखार सर्दी खांसी है तो उसके अभिभावक को बताना होगा, जिससे उसके बैठने के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा बच्चों का मास्क पहनना होगा और अपने साथ पानी की बोतल भी लानी होगी। वहीं परीक्षा कक्ष में सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए प्रत्येक बच्चे के हाथ सैनिटाइज कराए जाएं, साथ ही उनकी स्क्रीनिंग भी की जाए। इसके साथ ही अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे बीमार नहीं हो। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि ऐसे कितने अभिभावक हैं जो यह जानते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लोग अगर सावधानी जानते होते तो मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7,500 तक न पहुँच पाती। दूसरी बात यह कि अभिभावक यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा के दरमियान उनका बच्चा बीमार नहीं होगा? क्या ऐसा कर पाना अभिभावकों के हाथ में है? क्या आपको नहीं लगता कि 12वीं के शेष बचे प्रश्न पत्रों की परीक्षा को मजाक बनाया जा रहा है? सागर सैनिक का आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। पन्ना रेत का अवैध परिवहन करते 3 हाईवा एवं एक ट्रैक्टर ट्राली जब्त। अजयगढ़ से पन्ना की ओर आ रहे थे अवैध रेत से भरे ट्रक और ट्रैक्टर। कलेक्टर पन्ना कर्मवीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन पर पुलिस ने गश्ती के दौरान की कार्यवाही। खनिज अधिकारी के चैम्बर में अधिकतर समय मचा रहता है रेत माफियाओं का जमावड़ा। खनिज अधिकारी अधिकतर समय उलझे रहते हैं रेत माफियाओं के जाल में। मीडिया के कैमरे पर आने से भी हिचकिचा रहे हैं। खनिज अधिकारी रेत माफियाओं पर नकेल कसने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। खनिज अधिकारी लगातार देर रात से शुरू हो जाता है अवैध रेत का परिवहन। बिना रॉयल्टी बिना पिटपास के अवैध रेत का धड़ल्ले से परिवहन कर रहे हैं रेत माफिया। बरकोला और चांदी पाठी के डंपों से हो रहा है रेत का अवैध परिवहन। खनिज अधिकारी और खनिज निरीक्षक की शह पर चल रहा है रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन। पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत सिविल लाइन चौकी के इंद्रपुरी कॉलोनी के बाईपास रोड का मामला। जबलपुर में लॉकडाउन का पालन करवा रही पुलिस से बदसलूकी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार की देर रात एक बार फिर यहां पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। यहां प्रस्तुत है जबलपुर से देवजीत देव की रिपोर्ट। मामला गोहलपुर थाना क्षेत्र के नगीना मस्जिद इलाके का है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने यहां पुलिस पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इलाके में बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क पहने घूम रहे थे। पुलिस ने जब यहां बैरिकेडिंग कर चालानी कार्रवाई शुरू की तो लोग भड़क गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं सहित स्थानीय लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ हुज्जत करते हुए जमकर बदसलूकी की। हालात बिगड़ते देख इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके मदद से हंगामाइयों को खदेड़ दिया गया। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर मौजूद गोहलपुर सीएसपी अखिलेश गौर का कहना है कि पुलिस से बदसलूकी करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके खिलाफ जल्द ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाइट अखिलेश गौर, सीएसपी गोहलपुर, जबलपुर। चालान काटने क्या मामला? आज शाम को नगीना मस्जिद के पास में पुलिस लॉकडाउन कराने के लिए शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक चेकिंग लगा रही थी। इसी दौरान कुछ महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा इसमें आपत्ति व्यक्त की गई, जिन्हें पुलिस द्वारा समझाया गया है कि ये कार्रवाई शासन के आदेश अनुसार, प्रशासन के निर्देश अनुसार की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन किया जाना है। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन है। जहाँ पर लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, जिनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही थी, जो आक्रोशित हुए और पुलिस से बदतमीज़ी करने लगे। इसी संदर्भ में इनको समझाया गया और वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। वीडियो में जो लोग सामने आएंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन आईजी कार्यालय में पदस्थ डीएसपी बीएल बुनकर की कल शुक्रवार को अचानक मृत्यु हो गई। बताया जाता है योगा करके बैठे थे कि सीने में दर्द हुआ और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई।
इंदौर मेडिसिन गोडाउन में आग। इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र के एसआर कंपाउंड स्थित केरी प्राइ लिमिटेड कंपनी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम में काफी मशक्कत करके आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मामला देर रात लसूरिया थाना क्षेत्र के एसआर कंपाउंड स्थित केरी प्राइस लिमिटेड गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जहां गोदाम में रखा आई मेडिसिन सहित अन्य सामग्रियां बुरी तरह जलकर खाक हो गई। शॉर्टकट सर्किट के चलते आग लगने का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल करोड़ों रुपए मूल्य का गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। तकरीबन 20 से भी अधिक टैंकर पानी की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। पिकअप वाहन पलटने से 3 लोगों की मौत। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र में बड़ी घटना। पिकअप वाहन पलटने से 3 लोगों की मौके पर मौत। घटना में 31 लोग घायल। घटना में 17 गंभीर घायलों को किया जिला चिकित्सालय रेफर। सभी रहने वाले ग्राम पाटी के बताए जा रहे हैं। ग्राम चैरबी से लौटते समय हुआ हादसा। हादसे के बाद मचा अफरा तफरी का माहौल। पाटी पुलिस पहुंची मौके पर, घायलों को पहुंचाया बड़वानी अस्पताल। मध्य प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज ने खबर दी है कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश में नेताओं को लेकर पोस्टर बार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता होने के पोस्टर लगे थे, जिसके बाद अब सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लापता होने का पोस्टर भोपाल में चस्का है। असल में राजधानी में जगह जगह ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें सांसद प्रज्ञा ठाकुर के लापता होने का दावा किया गया है। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि जिले में कोरोना संकट के समय सांसद लापता हो गई हैं। पोस्टर में सांसद प्रज्ञा के लापता की तलाश लिखते हुए यह भी पूछा जा रहा है कि इस संकट की घड़ी में जब राजधानी की जनता परेशान है, प्रज्ञा ठाकुर कहां लापता हो गई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी नेता के गुमशुदा होने के पोस्टर लगे हो। इससे पहले कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुमशुदा होने के पोस्टर लगने पर देश में काफी बवाल मचा चुके हैं। कांग्रेस भी प्रज्ञा से गायब होने पर सवाल उठा चुकी है। गौरतलब है कि कोरोना काल में सांसद प्रज्ञा का क्षेत्र में नजर नहीं आना सियासी मुद्दा बन गया है। दिल्ली एनसीआर में 4.6 तीव्रता का भूकंप। 2 महीनों में 5वीं बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। नई दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात 9.8 मिनट पर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर साइमोलॉजी भूकंप विज्ञान ने रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मैग्नीट्यूड मापी है। भूकंप 9:08 पर आया और इसका केंद्र हरियाणा के रोहतक में जमीन से 16 किलोमीटर अंदर था। 2 महीने के भीतर दिल्ली एनसीआर में 5वीं बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से कोई नुकसान होने की सूचना नहीं है। वरिष्ठ गीतकार कवि योगेश गौड़ का शुक्रवार को मुंबई में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। कवि योगेश ने मुंबई के गोरेगांव स्थित घर में आखिरी सांसें लीं। उन्होंने 1971 में रिलीज हुई राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म आनंद में जिंदगी कैसी है पहेली है और कहीं दूर जब दिन ढल जाए जैसे गीत लिखे थे। रायपुर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 74 साल के थे। 20 दिन में तीसरी बार दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी। डॉक्टरों ने 45 मिनट तक कोशिशें की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जोगी ने दोपहर 3:30 पर आखिरी सांस ली। वे 2000 से 2003 के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। अहमदाबाद मशहूर एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला का 89 वर्ष की आयु में अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते उनकी मौत हुई है। हालांकि उनके बेटे ने इस बात से इनकार किया है। संक्रमण से मौत के मामले में चीन से आगे निकला भारत। नई दिल्ली देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4,956 हो गई। भारत ने इसी के साथ मौतों के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन में कोरोना संक्रमण से अब तक 4,634 लोगों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 245 संक्रमितों की मौत हुई। इनमें महाराष्ट्र में 116, दिल्ली में 82 और गुजरात में 20 मरीजों की जान गई। इसके अलावा तमिलनाडु में 9, राजस्थान में 2, पश्चिम बंगाल में 7 लोगों की जान गई। सागर में 24 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। संख्या बढ़कर हुई 165। सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को वायरोलॉजी लैब की रिपोर्ट के अनुसार 24 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। नई दिल्ली प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के साथ देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का बढ़ना तय माना जा रहा है। कई राज्य लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाने के पक्ष में हैं।
इसमें ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। इन मसलों को लेकर शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली स्थित आवास 7 लोक कल्याण मार्ग जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले सुझावों को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा। सूत्रों का कहना है कि राज्यों की मांग पर कुछ अधिक छूट के साथ लॉकडाउन 5.0 लागू करने की तैयारी है। केंद्र ने टिड्डियों को लेकर 16 राज्यों को जारी की। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डी दल ने भारत के कई राज्यों पर धावा बोल दिया है। टिड्डियों के इस दल ने पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों को तबाह कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के अनुसार मरुस्थलीय टिड्डियों का झुंड इस साल देश की कृषि के लिए एक गंभीर खतरा है। यह पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वनस्पति और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। इसके बाद केंद्र ने 16 राज्यों को चेतावनी जारी की है। खाद्य और कृषि संगठन की मरुस्थलीय टिड्डियों को लेकर जारी सूचना सेवा बुलेटिन के अनुसार टिड्डियां एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं और 1 वर्ग किलोमीटर का झुंड एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर का भोजन चट कर सकते हैं। सरकार ने कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 11 नए निगरानी स्टेशनों की स्थापना के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के एक बेड़े को तैयार किया है और इनसे निपटने के लिए नए उपकरणों को आयात कर रही है। सागर कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण मद्देनजर शुक्रवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर दीपक सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। समूह के सदस्यों से कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों के संबंध में सुझाव और फीडबैक प्राप्त किया गया। कलेक्टर दीपक सिंह ने उन्होंने विकास खंड स्तर पर फीवर क्लिनिक प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शहरी क्षेत्रों में भी 50,000 से 1 लाख की आबादी पर फीवर क्लिनिक प्रारंभ करने के निर्देश दिए। फीवर क्लिनिक पर जाकर कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी, जुकाम, फ्लू आदि के लक्षण दिखाई देते हैं, अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकेगा। सागर कोरोना महासंकट में 2 महीने से बेरोजगार छोटे छोटे व्यवसायियों, कामकाजी महिलाओं की राशन से मदद आज कांग्रेस सेवादल ने जारी रखी। अभियान का आज 62वां दिन था। आज सेवादल ने चंद्रशेखर वार्ड 8 परिवारों की और विट्ठल नगर वार्ड के योगेश की सूचना पर तत्काल ही सेवादल ने 4 गरीब निसहाय लाचार परिवारों की महिलाओं, दिव्यांगों और युवाओं को राशन वितरण किया। कांग्रेस शहर सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे ने मजदूरों की तुरंत सहायता के लिए केंद्र सरकार से 10,000 की तत्काल मदद की मांग की। मालवा निमाड़ कोरोना वायरस से पूरा मालवा निमाड़ बेहाल हो चुका है। संक्रमण के मामलों की रफ्तार कुछ सुस्त है, लेकिन कई जिलों में प्रतिदिन नए पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को नीमच में 7, धार और बुरहानपुर में 4 नए संक्रमित मिले हैं। बुरहानपुर में एक वृद्धा की कोरोना से मौत हो गई। खंडवा में 2 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं महू में 5 मरीज मिले हैं। बड़वानी जिले के बालकसमुद में एक 58 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। जिले में कुल 43 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8 ही एक्टिव है, 34 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 1 की मौत हुई है। नीमच शहर में 7 केस पॉजिटिव पाए गए। रतलाम जिले में अब तक कुल 34 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उज्जैन जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण जारी है। गुरुवार को उज्जैन में 29 नए मरीज मिले हैं। साथ ही एक और मौत भी दर्ज की गई है। अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 658 पर पहुंच गया है। इनमें से 55 की मृत्यु हो चुकी है। 302 मरीज ठीक हुए हैं। जिले में अब 301 सक्रिय मरीज बचे हैं। जबलपुर प्रदेश के 2 महानगर भोपाल व इंदौर के मुकाबले जबलपुर ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को सेहतमंद करने में बाजी मार ली है। जिले में अब तक कोरोना के 75% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि भोपाल में आंकड़ा 62 व इंदौर में मात्र 48% है। हालांकि भोपाल व इंदौर की तुलना में जबलपुर में मरीजों की मौत का ग्राफ बढ़ा है, जिसके लिए चिकित्सक कोरोना मरीजों में पहले से रही अन्य बीमारियों को वजह बता रहे हैं। दतिया शिवपुरी अंचल में एक बार फिर टिड्डी दल आ पहुंचा है। शुक्रवार को शिवपुरी दतिया के अलावा श्योपुर में भी कुछ गाँवों में टिड्डी दल देखा गया। यहाँ खड़ी फसलों को नुकसान के अलावा गांव में खड़े पेड़ों के पत्तों तक को टिड्डियों ने साफ कर दिया। किसान तरह तरह के जतन करके अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाने में लगे हैं। दतिया के भांडेर अनुभाग में टिड्डी दल के हमले से किसानों की मूंग उड़द की फसल के अलावा सब्जियों के पेड़ को नुकसान हुआ है।